हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हमारे साथ शालिनी शुक्ला एनआईटी वारंगल से जुड़ रही है। वो वहाँ की अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेगी। वहाँ की जो जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन होता है एमटेक एडमिशन के लिए, वो अपने तरफ से जो भी उनके पास बेस्ट नॉलेज है उसके हिसाब से वो शेयर करने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले शालिनी शुक्ला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। आ, सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आप मतलब कैसे कैसे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। फिर हम एनआईटी वारंगल के हर पॉइंट पे जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस पे थोड़ा थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे टू द पॉइंट। ओके। हाय एवरीवन, मैं शालिनी शुक्ला हूँ और मैंने एनआईटी वारंगल से स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड से एमटेक कर रही हूँ मैं अपनी। और इससे पहले मैंने बीटेक किया था 2016 में पास आउट। एंड उसके साथ साथ मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थी चेक पर और प्रिपरेशन कर रही थी इंजीनियरिंग सर्विसेज की। और उसके बाद अभी मैं स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड से कर रही हूँ। मेरा गेट स्कोर 568 था 2022 में। और बस इतना ही है मेरा इंट्रोडक्शन। आ, आप मतलब वहाँ पे जैसे एडमिशन का गेट स्कोर कितना कट ऑफ मान सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल के एडमिशन के लिए? गेट्स को डिपेंड करता है। यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम और स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड। तो डिपेंड करता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 600 टू 500 का रेंज रहता है। और लाइक हाँ 650 टू 500 समथिंग और 580 के आसपास रहता है। और पावर सिस्टम का इन बिटवीन रहता है। और स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड का इस बार हाईएस्ट स्कोर था जो 568 था। और लीस्ट स्कोर जो गया था वो था 400, अराउंड 420 समथिंग, जो मुझे पता है। बाकी ऑफिशियल डेटा आ जाएगा अभी, सीसीएमटी में पता चल जाएगा। तो लेकिन अराउंड इतना डेटा में इतने स्कोर पे मिल जाता है। वहाँ पे जैसे आपने जैसा बताया कि इलेक्ट्रिकल में 3 ब्रांचेज 3 स्ट्रीम है, हम्म तो मतलब थोड़ा आप ब्रीफ डालेंगे किस ब्रांच की कितनी डिमांड है, कौन सी मतलब डायनामिक ज्यादा है हम्म। प्रायोरिटी तो हिसाब से? हाँ, प्रायोरिटी जब मैंने ये चूज किया था कॉलेज, तो मैंने प्रायोरिटी अपने लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रखी थी पहले, और फिर स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड रखी थी। उसके बाद पावर सिस्टम रखी थी। तो मेरा स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड का ये रीजन था कि ये ब्रांच अभी 2020 में लॉन्च हुई है। 2 साल पुरानी ब्रांच है अभी। हम मतलब काइंड ऑफ थर्ड बैच है इसके। तो जो फर्स्ट बैच कंप्लीट गया था यहाँ से, उसकी 100% प्लेसमेंट थी। 100% स्टूडेंट्स प्लेस थे। तो ये चीज बहुत अट्रैक्टिव थी। और ये अभी हिताची के साथ लॉन्च हुई है, मतलब उनका एमओयू साइन हुआ है। तो वो बहुत प्रेफर करते हैं इस ब्रांच को। तो इसलिए स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड एक अच्छी ब्रांच है, न्यू ब्रांच है, अच्छी ब्रांच है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो एज ऑलवेज हर कोई प्रेफर करता है, वो सबसे अच्छी ब्रांच होती है। और पावर सिस्टम इज ऑल्सो गुड। सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं पावर सिस्टम में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह सब पढ़ना होता है पावर सिस्टम में। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह में इंटरेस्ट है तो पावर सिस्टम भी आप ले सकते हैं। तो मतलब ब्रांचेस यहाँ पे सारी बहुत अच्छी हैं, सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो कोई भी ब्रांच आप ले सकते हैं। प्लेसमेंट सब में लगभग बराबर ही जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो हमारा अभी फर्स्ट ईयर हुआ है कंप्लीट। और आउट ऑफ अराउंड हर क्लास में 25 से 30 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हर क्लास में एटलीस्ट 8 टू 10 स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप लग चुका है अभी। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई ब्रांच बहुत अच्छी है, कोई ब्रांच बहुत खराब है। बट अगर आप जनरल बोले तो पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेफर करते हैं लोग, फिर पावर सिस्टम और फिर स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड। लेकिन मेरी चॉइस थोड़ी डिफरेंट थी, पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फिर स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड और फिर पावर सिस्टम। जैसा कि ऐसे। आपने बताया कि 10 to 12 बच्चे का हर स्ट्रीम में इंटर्न लग चुका है। 8 टू 10, 8 टू 10। हाँ, 8 to 10, 8 टू 10। तो ये काफी अच्छा नंबर हुआ अगर मैं बोलूँ तो एक मतलब आप वो जैसे इंटर्नशिप का क्या प्रोसीजर होता है और कितना उसमें पीपीओ होने के कंफर्म होने के चांसेस रहते हैं, और कितना मतलब वो मंथली मतलब मंथली जो भी उनका पेमेंट सिस्टम होता है वो मंथली कितना ऑफर करते हैं मतलब इंटर्नशिप में? जैसे हम्म अगर हम देखें इंटर्नशिप में, अभी हमारी 20 टू 25 कंपनीज आ चुकी हैं। और ओके। अप्रोक्सीमेटली 20 और आएंगी। अभी पूरा मई जून जुलाई और समथिंग अगस्त तक आएंगी कंपनी इंटर्नशिप के लिए। और ये मैं कोर की बात कर रही हूँ सिर्फ, मतलब जो अच्छी कोर की कंपनीज है। तो उसमें मतलब अराउंड 40 टू 45 कंपनीज आएंगी टोटल। तो एक्सपेक्टेड है कि लगभग हर बच्चे का लग जाएगा यहाँ पे, हर स्टूडेंट का यहाँ से लग जाना चाहिए, एक दो छोड़कर। और प्लेसमेंट जो होती है उसमें अप्रोक्सीमेटली 150 प्लस कोर कंपनीज आती हैं।
तो एनआईटी वारंगल चूज करने का एक रीजन ये भी होता है कि यहाँ पे कोर कंपनीज बहुत आती हैं, मतलब जैसे कि एनआईटी त्रिची और सूरतकल और वारंगल की बात करें तो ये लगभग 1 2 3 पे रहती हैं। बट जो मेरा स्टडी या रिसर्च था उसमें ये था कि यहाँ पे कोर कंपनीज बहुत आती हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा है पीपीओ होने का। तो पीपीओ ऐसा है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल डोमेन के हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पे पीपीओ होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। लेकिन अगर आप कोर में जा रहे हैं, तो उसमें पीपीओ होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अपना हिताची है, तो हिताची में पीपीओ होने के काफ़ी चांसेस होते हैं और कोर का काम होता है इलेक्ट्रिकल का, तो वो आपको पीपीओ दे ही देते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनी है जैसे एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये कंपनीज़ पैकेज अच्छा देती है इंटर्नशिप में 45,000 देती हैं। लेकिन इनका पीपीओ होने का चांस थोड़ा, मतलब पीपीओ इसमें नहीं होता है, एग्ज़ैक्ट उन्होंने तो क्लियरली बोला है। लेकिन और कुछ कंपनीज़ होती हैं जैसे इंटेल हो गया या और कंपनीज़ हैं, वो भी 45 के देती हैं। लेकिन इनमें क्या है, डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और उन्हें नीड है, तो वो पीपीओ में कन्वर्ट कर देती हैं। और अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और या फिर परफॉर्मेंस अच्छी है और नीड नहीं है, तो फिर वो पीपीओ में कन्वर्ट नहीं करती है। बट अगर आप कोर में जा रहे हैं, तो पीपीओ होने का चांस बहुत अच्छा होता है। और जैसा कि आप डेटा बता रहे हैं तो काफ़ी अच्छा हुआ अगर एज ए कोर कंपनी इतनी आ रही है, क्योंकि हुँ। अभी का सिनारियो जो चल रहा है सॉफ्टवेयर ज़्यादा कंपनी आती है किसी भी कॉलेज में। तो हुँ। फिर प्लेसमेंट का क्या सिनारियो रहता है? ये तो इंटर्नशिप का हो गया। इस हाँ, प्लेसमेंट में लिए आप जैसा आपने प्लेसमेंट का बताया कि 150 कोर कंपनी आती है, तो हुँ। फिर कोर और सॉफ्टवेयर भी काफ़ी आती होगी। सॉफ्टवेयर अगर हम काउंट करें तो 400 प्लस हो जाती हैं। ओके। तो प्लेसमेंट का क्या सिनारियो रहता है एमटेक का वहाँ पे? ये तो इंटर्नशिप रिलेटेड। हाँ, तो प्लेसमेंट का ये सिनेरियो है कि यहाँ पे स्टार्ट होती है प्लेसमेंट, अगस्त से स्टार्ट होती है। तो हम्म। अगस्त, सितंबर मतलब हाँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यहाँ पे इस टाइम सबसे अच्छी कंपनीज़ आती हैं, टॉप कंपनीज़ आती हैं। इसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वो सब भी आती हैं सॉफ्टवेयर वाली, काफ़ी हाई-फाई कंपनीज़। और इसी टाइम अच्छी कंपनी जैसे बेंज हो गया, कोर में हो गया, मर्सिडीज़ बेंज हो गया, डेलमर हो गया, डेलमर ट्रक्स हो गया या फिर जॉन डियर हो गया। ये कंपनीज़ नाम हमने कम सुने होते हैं, जैसे जॉन डियर है, नाम कम सुना है बट इसका पैकेज काफ़ी अच्छा होता है, 13.5 एलपीए होता है इसका कोर में। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं, ये अक्टूबर तक आती हैं। इसके बाद फिर नवंबर में भी आती हैं, फिर दिसंबर में क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो नहीं आती हैं। फिर जनवरी से फिर आती हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपको प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। बट कंडीशंस ये हैं कि कुछ कंपनीज़ के सीजीपीए कट ऑफ होते हैं। तो आपको अपना सीजीपीए मेंटेन रखना होगा, जिससे कि आप उन कंपनीज़ में बैठ पाएँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सीजीपीए मेंटेन करना भी ऐसा कोई यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लेक्चर्स अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, तो आपका सीजीपीए आराम से मेंटेन हो जाएगा। जैसा कि प्लेसमेंट तो मतलब अगर आपने जैसा डेटा दिया है तो मैं ये सर्टेनली बोल सकता हूँ कि बहुत सारे आईआईटी से अच्छा डेटा है इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलना। अगर आपको एक एवरेज आइडिया हो तो जैसे आप बता सकते हैं कि कोर में हाईएस्ट पैकेज कितनी गई है या लोएस्ट पैकेज कितनी गई है, एवरेज कितनी गई है, फिर सॉफ्टवेयर में कितना गया है, ऐसा कुछ। हाँ, तो कोर में ऐसा है कि जैसे हाईएस्ट पैकेज जो कंपनीज़ देती हैं, वो होती हैं जनरल इलेक्ट्रिक, मर्सिडीज़ बेंज, डेलमर ट्रक्स, ये सब देती हैं। तो इन एनफेज एनर्जी एक कंपनी है, बहुत अच्छी, वो देती है। तो ये सारी जो कंपनीज़ हैं, ये 16 एलपीए, 17 एलपीए के अप्रॉक्स देती हैं। मैक्सिमम जो है कोर में 17 एलपीए तक जाता है, अभी लास्ट ईयर का डेटा है। और मिनिमम जो है कोर में, वो यहाँ पर ऐसा है कि 6 एलपीए या कि 7, हाँ, शायद 6 एलपीए से नीचे की जो कंपनी है, वो यहाँ पे बैठ नहीं सकती है इस कॉलेज में, मतलब वो आ नहीं सकती है हमें रिक्रूट करने के लिए। तो मिनिमम 7 तो जाता ही जाता है। तो 7 से ऊपर ही रहेगा और 17 के बीच में, 7 टू 17 कोर के लिए। और सॉफ्टवेयर के लिए तो मैंने सुना है कि अराउंड समथिंग 40 प्लस भी चला जाता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर टैलेंट कि अगर आपको आती है, नॉलेज है, सब्जेक्ट है, नॉलेज है, तो आपको क्या नाम है 40 प्लस भी मिल जाएगा आराम से। Okay. ये सब तो थे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जैसे बहुत सारे बच्चे का ये एम होता है कि हमने एमटेक में एडमिशन लेके और भी चीज़ों की एक्स्ट्रा चीज़ों का प्रिपरेशन करना है या कोई और उनका एम है, तो वहाँ पे हुँ। एकेडमिक स्ट्रेस क्या है? एमटेक के साथ साथ एकेडमिक स्ट्रेस क्या है? एकेडमिक स्ट्रेस, अगर आप रेगुलरली जैसे काम करते हैं अपना डेली टू डेली, काम हम्म। पोस्टपोन नहीं करते हैं, तो हम्म। आपको एक्स्ट्रा काम करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आप लास्ट में सारा काम करेंगे, तो आपको दिक्कत होगी। तो आप अपनी अटेंडेंस मेंटेन करिए, क्लासेस अटेंड करिए। टीचर्स बहुत
बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को यहाँ पे। तो ऐसा आपको कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेगा एमटेक में। हाँ, स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एकदम काफ़ी सारी न्यू चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट सेकंड सेमेस्टर में आपको कॉलेज का थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कैसे क्या चीज़ हैंडल करनी है, तो आप आराम से कर सकते हैं सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी दिक्कत होती है, बट काफ़ी लोग उसमें भी करते हैं। टाइम मिल हाँ, जाता है। टाइम मिल जाता है, वर्कलोड मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट टू हाई है लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन योर टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेज सही से करेंगे तो आपको मिल जाएगा टाइम। और अटेंडेंस का क्या सिनारियो है, क्लास करना कंपलसरी होता है या फिर कुछ वैसा? नहीं, हाँ, क्लास करना आपको 75% अटेंडेंस अटेंडेंस चाहिए होती है हम्म, और मतलब उतना तो आपको चाहिए ही एटलीस्ट मिनिमम। और क्लास करना एडवांटेजेस भी इसलिए होता है कि अगर आप क्लास करेंगे तो आपको पता रहेगा कि टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया है और उसकी हम्म। वजह से आपको क्वेश्चंस उसी से होते हैं जो उनके क्लास नोट से होते हैं। तो क्लास अटेंड करना आपके लिए एक तरीके से एडवांटेजेस ही और टाइम सेविंग वाला भी है साथ में। Okay. तो ये तो रही एकेडमिक स्ट्रेस। फिर फर्स्ट आप लोगों का जैसे एक टीए ड्यूटी होगा और एक प्रोजेक्ट एलोकेशन होता होगा, हुँ। तो वो टीए ड्यूटी फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाता है? नहीं, हमारा टीए ड्यूटी हमारा होता है सेकंड ईयर से शुरू। फर्स्ट ईयर में हमें सिर्फ़ अपना सीजीपीए मेंटेन करना रहता है, तो उस हम्म, वज़ह से भी थोड़ा वर्कलोड कम ही रहता है। तो बस आप सीजीपीए मेंटेन करिए और अगर आपका 6.5 से डाउन जाता है सीजीपीए, तो हम्म, आपका स्टाइपेंड हाफ हो जाता है। जो तो कंप्लीट स्टाइपेंड है वो 12,400 है। अगर आपका 6.5 से कम रहेगा तो स्टाइपेंड हाफ हो जाएगा। हाँ, ये है कि डेली आपको 2 बार अटेंडेंस लगाने जाना पड़ता है, स्टाइपेंड रजिस्टर रहता है एक, तो उसमें आपको अटेंडेंस अपनी करनी होती है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो 1 दिन का आपका 400 रुपीज़ कट सकता है और अगर आप हाफ डे नहीं करेंगे तो 200 रुपीज़ कटेगा स्टाइपेंड। रही बात प्रोजेक्ट की तो सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट होता है। तो वो अब जैसे हम हैं कई लोग हैं जिनका इंटर्नशिप लग गया है। अगर आपका कोर में लगा है, आपकी ब्रांच से रिलेटेड लगा है, तो आप उसी प्रोजेक्ट का कुछ हिंट लेकर या उसी प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आपका वर्कलोड वहाँ पे भी काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में हैं, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल के नहीं हैं, तो आपको फिर दोनों काम करने पड़ेंगे। इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी, साथ में अपना प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाता है। और अगर आप नहीं जाते हैं कहीं पर इंटर्नशिप करने, तब आपको यहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ती है एज़ अ टीए। स्टाइपन 12,400 है। हाँ, स्टाइपेंड 12,400। अब जैसे एक एमटेक में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है प्रोजेक्ट को चुनना और किसी प्रोफेसर को सेलेक्ट, मतलब किसी प्रोफेसर के अंदर काम करना। तो प्रोजेक्ट हुँ। एलोकेशन का वहाँ क्या प्रोसीजर होता है? हमारे लिए प्रोजेक्ट एलोकेशन पहले तो गाइड एलोकेशन ऐसे हुआ था, इट वाज़ लॉटरी बेस्ड काइंड ऑफ। तो सारे टीचर्स बट के नाम एक पेपर पे लिख दिए थे हाँ, एंड वी हैड टू चूज़ अ चिट। तो उसमें से हमें जो भी हमारे हमें मिलती है चिट वही हमारा गाइड रहेगा। और प्रोजेक्ट के लिए ऐसा है कि गाइड यहाँ पे जितने भी मैंने देखे हैं तो दे लेट लाइक दे लीव इट अप टू यू कि आप अपना प्रोजेक्ट खुद से चुनिए। आपको जिस एरिया में इंटरेस्ट है, वो आपको खुद बोलेंगे कि आप अपना इंटरेस्ट लेकर आओ, उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट एरिया उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, तो वो आपको और रिसर्च करने के लिए बोलेंगे। लेकिन आपको फ्री रखते हैं कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हो, आप उस एरिया में काम करिए। बट इट शुड बी रिलेटेड टू आवर इलेक्ट्रिकल। ओके। अब जैसे कि हम मतलब कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या है, एमटेक का फी स्ट्रक्चर? एमटेक का फीस स्ट्रक्चर ऐसा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी ज़्यादा फीस होती है क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी कुछ डिपॉज़िट होता है एक साथ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1,25,000 के अप्रॉक्स देना पड़ता है, कुछ ओके। प्लस माइनस। और सेकंड सेमेस्टर में फिर कम हो जाता है। सेकंड सेमेस्टर में 49,000 अप्रॉक्स देना पड़ता है आपको। और थर्ड सेमेस्टर में भी अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो हॉस्टल की फीस देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर सिर्फ अगर हम उसकी बात करें जो एकेडमिक फी होती है, वो 35,000 होती है और जो हॉस्टल फीस होती है, वो 14,300 होती है। तो इट डिपेंड्स अगर आप सेकंड ईयर में यहाँ पर हैं, तो आपको अगेन 49,000 देना पड़ेगा और हाँ, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में दोनों आपको इतना देना पड़ेगा। अगर आप नहीं हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो फिर आपको 35,000 देना होगा। ओके। जैसा कि मीन्स आप में भी अगर आपके पास आइडिया हो, तो और भी बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच भी वहाँ होंगे, तो उन्होंने हुँ। उनमें कौन सा आपको लगता है, अगर कोई मतलब स्टूडेंट चाहता है कि मैं कोई और ब्रांच चूज करूँ, तो कौन सा ब्रांचेज आपके लिए प्रेफरेबल होगा वहाँ? यहाँ पर एक ब्रांच है केमिकल में जिसमें हम इंटरडिसिप्लिनरी जा सकते हैं। तो केमिकल में एक ब्रांच है सिस्टम एंड कंट्रोल। तो उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स जा सकते हैं। हम्म, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांच है। तो आप बेटर है कि आप इधर ही की लें क्योंकि इसमें भी प्लेसमेंट आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जैसे हम अगर स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड की बात करें तो 100% प्लेसमेंट थी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो समथिंग 91% थी और पावर सिस्टम की बात करें तो 89% थी। तो इट्स वेरी गुड। वेरी गुड।
दूसरे भी जैसे मतलब एक आइडिया तो लग ही जाता है कॉलेज में रहने से, और भी ब्रांचों हम्म। सबके जैसे मैकेनिकल हो गया और भी सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इन सब की प्लेसमेंट का क्या सिचुएशन है? मैकेनिकल का ठीक है, टाटा मोटर्स वगैरह सब आती हैं, तो मैकेनिकल तो यहाँ से जाती है। हम्म। सिविल का मुझे लगता है कि सिविल का थोड़ा कम है। हम्म। लेकिन प्लेसमेंट होती है उसमें भी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर की होती है। सिविल की थोड़ी-सी मुझे लगता है कम रहती है कंपैरेटिवली। ओके। तो मुझे ज़्यादा अच्छे से आइडिया है नहीं, तो मतलब क्योंकि मैंने अपना इलेक्ट्रिकल का रिसर्च किया है, बट मैकेनिकल में मैंने सुना है कि हो जाती है प्लेसमेंट यहाँ पे। एक क्वेश्चन मेरा आपसे पर्टिकुलर ये है कि एज ए मीन्स गर्ल्स के हिसाब से आप कॉलेज को क्या देखते हैं? गर्ल्स के हिसाब से आपको क्या लगता है कि और भी कुछ होना चाहिए या फिर गर्ल्स के लिए परफेक्ट है? गर्ल्स के लिए हाँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कॉलेज में, बहुत अच्छा कॉलेज है, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कॉलेज में, हम्म। बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और टीचर्स भी सारे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो आपको मतलब कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ है कुछ हॉस्टल जैसे एमटेक के लिए तो ठीक है, लेकिन बीटेक के लिए थोड़ा हॉस्टल नहीं अच्छा है गर्ल्स का, बॉयज़ का कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा हॉस्टल है, बस वहीं पे थोड़ा-सा दिक्कत है। और हाँ, यहाँ कैंटीन नहीं है गर्ल्स हॉस्टल में, तो ये एक प्रॉब्लम है, बस हॉस्टल अदरवाइज़ नो। हॉस्टल मतलब हॉस्टल और मेस का थोड़ा रिव्यू देंगे, लाइक हॉस्टल में कितने, एक रूम में कितने बच्चे अलॉट होते हैं, फिर हॉस्टल हुँ। मतलब क्या क्या रिव्यू है, मेस का क्या रिव्यू है खाने का वगैरह। ओके, तो हॉस्टल में ऐसा है बीटेक के लिए तो नहीं बताना है, सिर्फ एमटेक के लिए बताना है ना? कि बीटेक के लिए भी? ओवरऑल एक बीटेक बता। में ऐसा होता है कि अच्छा, हम्म। बीटेक में ऐसा होता है कि थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है गर्ल्स को हॉस्टल में। हम्म। बाकी ये एमटेक में अच्छा है, एमटेक में 1 रूम में 2 लोग हैं, रूम थोड़े छोटे हैं, बट हम्म। आपको बाकी क्लीनलीनेस, फैसिलिटी बाकी सारी रहेगी, आपको कभी ऐसा इश्यू नहीं आएगा कुछ भी। हम्म। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बहुत जल्दी रिज़ॉल्व भी कर देते हैं, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंटीन है तो इट्स लाइक आप पैकेज्ड फूड ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टी वगैरह आपको मिले, वो सब नहीं है। और दूसरा और आपने क्या पूछा हॉस्टल के अलावा? मेस मेस खाना का। हाँ, मेस मेस का ऐसा है कि मेस का खाना भी ठीक है मतलब थोड़ा मतलब प्राइस थोड़ा ज़्यादा है मुझे लगता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो प्राइस होना चाहिए उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, बट क्वालिटी अच्छी रहती है। फ्रूट्स वगैरह आपको प्रॉपर्ली डेली लगभग मिलते रहते हैं और सब ठीक है, अच्छा है। मैं ओके। और भी जैसे एक कॉलेज लाइफ होने के समय बहुत सारी चीजें होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बहुत सारा फेस्ट, तो उन सबों में क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या मतलब क्या क्या एज एमटेक स्टूडेंट हम कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते एज़ अ एमटेक स्टूडेंट इतना हमें टाइम नहीं मिलता एक्चुअली क्योंकि थोड़ा हमारा ये जो भी फेस्ट वगैरह होता है ये बीटेक ओरिएंटेड होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे होते हैं और इधर फेस्ट चल रहा होता है। तो ऐसा कभी-कभी हो जाता है क्योंकि एक तो कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन वाला सिस्टम है तो एग्ज़ाम्स होते ही रहते हैं। और प्लस जो भी ये फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज़ होते हैं वो बीटेक को माइंड में रख के ऑर्गेनाइज़ होते हैं। उनके शेड्यूल के हिसाब से थोड़ा ऑर्गेनाइज़ होते हैं। और लेकिन हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको पार्टिसिपेशन से कोई नहीं रोकेगा बट इट डिपेंड्स अपॉन योर टाइम मैनेजमेंट। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया था, बट दैट मतलब उसकी वज़ह से उनकी स्टडीज़ थोड़े हैम्पर हो गए, तो फिर उन्होंने वो छोड़ दिया था। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं दोनों चीज़ें, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अलाउड रहता है हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना। हैं? सेमेस्टर सेमेस्टर का एग्जाम का लेवल क्या होता है, कितना सीजीपीए तक इजीली मेंटेन किया जा सकता है और कितना हाईएस्ट तक मेंटेन किया जा मेरी क्लास में बात करें तो हाईएस्ट 9.7 है सकता है? और मिनिमम अराउंड शायद 6 और समथिंग 6 करके है मिनिमम। और मेंटेन अब आप देख सकते हैं 9.7 भी किसी ने अचीव किया है। लेकिन एवरेज 7.5 तक अचीव करना मतलब हर कोई कर सकता है। अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो 7.5 तक आप आराम से अचीव कर सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट कर सकते हैं। और किसी भी कंपनी में बैठने के लिए एटलीस्ट 7.5 होना चाहिए, अच्छी कंपनी में बैठने के लिए। तो और सीजीपीए मेंटेन करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। वही बात है कि आप रेगुलरली अपना काम करें टाइम टू टाइम, असाइनमेंट्स दें, टाइम टू टाइम अपना काम करें तो आपको आराम से 7.5 मेंटेन हो जाएगा। जैसा कि एक क्वेश्चन बहुत सारे कॉलेज में चल रहा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हुँ। बहुत सारी जैसे प्लेसमेंट टाइम में होता है, तो बीटेक और एमटेक के बीच में कोई आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, या फिर जो भी कंपनी आती है उसमें इक्वली एमटेक भी पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं होता? हाँ, हमारे कॉलेज में तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस हाँ, ये है कि थोड़ा कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बीटेक वाले काफ़ी बच्चे होते हैं एज़ कम्पेयर टू एमटेक एंड दे आर वो 4 साल इस चीज़ में इस कॉलेज से निकले होते हैं मतलब पढ़े होते हैं। तो दे आर कंपैरेटिवली मोर आई कैन से मोर
व्हाट मोर कॉम्पिटिटिव और मोर कॉम्पिटेंट फॉर दैट, है ना? तो आपको मतलब थोड़ा अपने अपना लेवल आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आप एमटेक में हैं तो किसी में बैठ नहीं सकते। बहुत रेयरली 1-2 कंपनी ऐसी होगी, ज़्यादा ऐसा नहीं होता। हाँ, तो आप सब में बैठ अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन हो या ना हो अलग बात है, अपॉर्चुनिटी मतलब मिलनी आपको चाहिए। मिलती है बहुत। हाँ, हाँ, मिलती है। बहुत ज़्यादा रेयरली शायद 1 या 2 कंपनी होगी जो नहीं लेगी, नहीं तो बाकी आपको हर सब में बैठना अलाउड होता है। ओके। अगर मैं सिंपली जैसे एक मतलब एक ओवरऑल आइडिया लूँ, तो आपके हिसाब से एनआईटी वारंगल का ओवरऑल कॉलेज लाइफ आपके लिए कैसा चल रहा है फिर, या जो आना चाहेंगे उसके लिए क्या बोलना चाहिए? एनआईटी वाराणसी बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, जितना एक्सपेक्ट किया था मुझे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हम्म। थोड़े तो अप डाउन्स हर जगह होते हैं मतलब कंप्लीटली तो एकदम एक चीज़ परफेक्ट नहीं होती। बट मुझे स्टडीज़ के मामले में भी बहुत अच्छा लगा, फैसिलिटीज़ के मामले में भी, हॉस्टल भी बहुत अच्छा है और ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। तो आप आ सकते हैं, बस थोड़ा-सा मैंने सुना है गर्मी होती है इधर तो बस उसके अलावा बाकी सब अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, जैसे कि आपने बताया कि इंटर्नशिप इतनी सारी अच्छी होती है, इतनी सारी कंपनी आती है और भी सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, तो जो जो स्टूडेंट विल मतलब वो कर रहे हैं कि मुझे एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे आने से पहले उनको किन किन चीज़ों को प्रिपेयर करके आना चाहिए ताकि आने के बाद उनकी लाइफ इजी हो जाए, उनकी इंटर्नशिप जल्दी लग जाए, तो उन्हें कौन कौन सा चीज़ ऐसा पहले से प्रिपेयर करके आना चाहिए? अगर देखिए तो पहले तो आपको यहाँ पे आके कम से कम 2 से 3 महीना लगेगा एमटेक की लाइफ में एडजस्ट करने में क्योंकि ओके। थोड़ा-सा डिफरेंट रहता है बीटेक से थोड़ा क्योंकि हम प्राइवेट कॉलेज से यूजुअली आते हैं। तो कंपैरेटिवली थोड़ा लगता है टाइम एडजस्ट करने में। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं कहूँगी कि अपने सीजीपीए को मेंटेन करें सबसे पहले, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद में जब सेकंड सेमेस्टर आता है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपको 15 डेज़ का गैप मिलता है, रेस्ट मिलता है। तो आप उस उन 15 डेज़ में कोशिश करें कि जितने भी ऑनलाइन मीडियम है, उससे जितना भी आप कुछ सीख सकते हैं, जैसे कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया एनपीटीईएल हो गया। तो आप अपना एक डोमेन सेलेक्ट करें कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में जाना है, इलेक्ट्रिकल में जाना है या कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में जाना है। तो आप पहले वो सिलेक्ट करें और ये 15 जब आपके एग्ज़ाम खत्म हो फर्स्ट सेमेस्टर के, आप वहीं से स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन। थोड़ा-थोड़ा करके जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो कंपनीज़ आती जाएँगी। तो आप एक कंपनी में बैठेंगे, दूसरी में बैठेंगे, करते-करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इंटरव्यू की कि आपको वो पूछ क्या रहा है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा अच्छे से शार्पन्ड हो जाएगी। तो हम्म। मैं यही कहूँगी कि पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर में अपने सीजीपीए को मेंटेन करें और उसके बाद जैसे एग्ज़ाम खत्म हो, एन्जॉय करने के साथ-साथ इस चीज़ को भी स्टार्ट कर दें तो आपकी हो जाएगी, इंटर्नशिप लग जाएगी। एक क्वेश्चन मेरे विदाउट माइंड एनी में एक्स्ट्रा बर्डन। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। जैसे बहुत सारे कॉलेज एमटेक में एडमिशन के लिए या तो गेट स्कोर या फिर गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू दोनों लेते हैं, तो वहाँ पे क्या हुँ। होता है? जस्ट बेस्ड ऑन द गेट स्कोर और इंटरव्यू भी होता है किसी ब्रांच? यहाँ पे 3 तरीके हैं आपको एडमिशन लेने के लिए। एक तो होता है डायरेक्टली आपका गेट स्कोर पे हो जाता है या इंटरव्यू नहीं होता। फिर एक दूसरा होता है कि स्पॉन्सर्ड होता है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड। तो उसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है और आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है प्लस इंटरव्यू देना होता है। फिर एक होता है इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड, तो उसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो ये 3 तरीके हैं, तो मैं तो गेट वाले से आई थी, तो मेरा गेट स्कोर के उससे हुआ था, तो मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था उसमें। मैंने अपने तरफ से जितना मतलब मुझे लगा कि एज ए इंफॉर्मेशन किसी को चाहिए, मैंने पूछने की कोशिश की। अगर आपको लगता है कि कोई और इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए तो आप कर सकते मैं बस यही कहूँगी कि अपना एक जैसे मैंने यहाँ पे देखा है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है एक डोमेन की कि क्या पढ़ना है और हर इन कंपनी में बैठते हैं बच्चे। तो उससे क्या होता है ना कि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। तो आप थोड़ा-सा पहले आएँ, मेरा बस यही है एक एडवाइस कि पहले आएँ यहाँ पर पहले फर्स्ट सेमेस्टर में अपना स्कोर सँभालें, सीजीपीए स्कोर अगर वो कर लिया आपने, तो सेकंड सेमेस्टर में एक डोमेन पकड़ लें। इंटर्नशिप तो लग ही जाएगी जब आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो इंटर्नशिप लग जाएगी और इंटर्नशिप लगना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान होता है। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, बहुत हाई-फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो उसके लिए ना डरें और जैसे कुछ लोग का होता है कि गैप होता है तो वो सोचते हैं कि हमें कंपनी नहीं लेके जाएगी। तो गैप का कंपनी को कोई आपके गैप से उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो आप यहाँ पर आएँ, बहुत पॉज़िटिवली आएँ और अपना अगर आपको नॉलेज रहेगी तो वो आपसे सिर्फ़ एक क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ, आपका गैप क्यों है? और उसके बाद अगर आपने सफिशिएंट सैटिस्फैक्टरी आंसर दे दिया, तो फिर वो आपको लेके जाएँगे। जैसे मेरे साथ भी ये केस है कि मेरा भी काफ़ी ज़्यादा गैप है, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ मुझसे एक बार यही पूछा कि क्या नाम है, आपका गैप क्यों है? मैंने रीज़न दिया और उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऐसे 2-3 मैंने इंटरव्यू में बैठी हूँ, तो कहीं पे भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। तो एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर आपका गैप है तो आपको प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं होता है। धन्यवाद शालिनी मुझसे जुड़ने के लिए और सभी बातों का हाँ, थैंक यू मतलब सो बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन के लिए।
अगर आप लोगों को और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल, मैं शालिनी का भी लिंक्डइन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो भी रिप्लाई करने की कोशिश करेगी, मैं भी करने का कोशिश करूंगा। या आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, वहाँ भी हम टाइम मिलने पे ट्राई करेंगे आंसर करने का। अगर आप इस चैनल पे नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यही एक सब्सक्रिप्शन ही एक मोटिवेशन होता है। और मैं चाहूँगा कि फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आओ। आ, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।